प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम आपके लिए उत्तर मौर्य काल लेकर आए हैं। मौर्य वंश के पश्चात जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके पश्चात आया शुंग वंश। इसका जो टाइम पीरियड है वो 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व। कुछ किताबें इसे 72 ईस्वी पूर्व भी लिखती है, तो कोई समस्या का विषय नहीं। आप 73-72 हो, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ हुआ क्या, पुष्यमित्र शुंग इन्होंने हत्या कर दी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की, और ये अमात्य था बृहदत्त का। अमात्य का मतलब होता है प्रमुख मंत्री। अलग अलग विभागों के अमात्य थे, तो ये महामात्य आप कह सकते हैं, प्रमुख मंत्री था। इसने हत्या कर दी बृहदत्त की और गद्दी पर बैठ गया और स्थापना करी प्रथम ब्राह्मण वंश। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग को प्रथम ब्राह्मण वंश का संस्थापक माना जाता है। उसके साथ साथ ये बौद्ध धर्म विनाशक की संज्ञा दी गई। क्या किया इसने जितने बौद्ध विहार थे बौद्ध विहारों को ध्वस्त कर दिया। उसके साथ साथ क्या किया, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने अशोक द्वारा स्थापित स्थापित 85,000 स्तूपों को ध्वस्त कर दिया। बौद्ध विहार नष्ट करे, 85,000 स्तूप नष्ट करे और संस्कृत को महत्व प्रदान करा। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। किसके द्वारा कराए गए, यह अश्वमेध जो है इसके पंतजलि द्वारा। पंतजलि जो है वो इसका इन अश्वमेध को कराने वाला पंडित कहा जाता है। ठीक है, तो पंतजलि के बारे में आप जानते होंगे, इसका एक फेमस बुक है महाभाष्य। आपसे पूछ सकता है कि महाभाष्य किसने लिखी, तो ये पंतजलि ने लिखी। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ पंतजलि द्वारा एक पंडित के रूप में कार्य कर कराए गए, और ये दोनों अश्वमेध यज्ञ कराए आपके पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, एकाधिकार और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े भूभाग पर इसका अधिकार था, और ये प्रभावी रहा। उत्तर मौर्य काल में प्रभावी शासकों में से एक रहा। ठीक है, इसका जो उत्तरवर्ती शासक हुआ, इसका पुत्र ये है अग्निमित्र शुंग। अग्निमित्र शुंग, इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका एक उपन्यास था मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम उपन्यास से जानकारी मिलती है। ठीक है, ये उपन्यास है किसका, ये कालिदास का उपन्यास है। ये उपन्यास कालिदास ने लिखा है, मालविका अग्निमित्रम। और क्या विशेषता है इस बंदे की, ये जो है इसने बौद्धों को, जो इसके पिता ने परेशान कर रखा था, इसने बौद्धों को संरक्षण प्रदान किया। इसने अपने पिता द्वारा ध्वस्त किए गए अशोक के स्तूपों
को पुनः निर्माण एवं मरम्मत कराई। इसने बौद्धों को संरक्षण प्रदान किया और जो इसके पिता ने स्तूप, कुछ बचे हुए स्तूप थे, उनकी मरम्मत करवाई, उन्हें पुनर्निर्माण प्रदान कराया। ठीक है। इस वंश के प्रतापी शासकों में इस वंश का जो है 8वां, कुछ किताबें उसे 9वां भी कहती है, 8वां या कुछ किताबें इसको 9वां भी बोलती है। 9वां जो शासक है उसका नाम है भागभद्र। भागभद्र या भागभद्र का दूसरा नाम भी अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वसुदेव। भागभद्र या वासुदेव दोनों एक ही व्यक्ति थे। इस वंश के प्रतापी शासकों में से एक है। इस भागभद्र का आपको जहाँ इसके बारे में जानकारी मिलेगी वो मिलेगी एक गरुड़ स्तंभ है। गरुड़ स्तंभ जो है वासुदेव अथवा भागभद्र की बात कहता है। अगर बात करें ये किसने किया, तो ये एक यूनानी दार्शनिक ने इसकी स्थापना करी, यूनानी दार्शनिक द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं इस वंश का अंतिम शासक जो है वो हुआ देवभूति। इस वंश का अंतिम शासक है देवभूति। कई एग्जाम में पूछा गया है, आपसे पूछा यह गया है कि देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था, यह आपसे पूछ सकता है। प्रथम शासक और अंतिम शासक, ये एक्सेप्टेड सवाल है, ये परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो इस देवभूति की हत्या कर दी कणव वंश के, आउट ऑफ कैमरा तो नहीं हो रहा, इसकी हत्या करी वासुदेव ने, और वासुदेव ने स्थापना करी, मैंने आपको बताया था 185 से 73 ईस्वी तक चला शुंग वंश, और अब आ जाएगा कणव वंश। ऊपर का मिटा देता हूं। कुछ किताबें 73 को 72 भी बोलती हैं, 72 भी बोल देते हैं, नो प्रॉब्लम। आप 73 या 72 रहेगा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपसे बात कर रहा, अब मैंने डाल दिया कणव वंश। संस्थापक है वासुदेव। स्थापना हुई 73 ईस्वी पूर्व से रहा है 27 ईस्वी पूर्व तक। 73 ईस्वी पूर्व से 27, कुछ किताबें इसको 28 ईस्वी पूर्व भी बोलती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो एनसीईआरटी इसको 28 ईस्वी पूर्व भी बोलती है। ठीक है, ये वंश रहा। ठीक, इस वंश में कोई विशेष प्रतापी शासक नहीं हुआ, और इस वंश के अंतिम शासक, इस वंश का जो अंतिम शासक है वो है सुशर्मा। ये अंतिम शासक है किसका? कणव वंश का। और इसकी हत्या कर दी आपकी सिमुक ने, सिमुक द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, सिमुक था महाराष्ट्र का शासक। ठीक, और इसने स्थापना करी सातवाहन वंश। ठीक है, इंपोर्टेंट है, यहां से कई प्रकार के एक्सेप्टेड सवाल आपसे पूछ सकता है। सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो आपसे पूछ सकता है, इनकी राजधानी आपसे पूछेगा। महाराष्ट्र में भी अगर आपसे स्थान पूछेगा तो स्थान होगा प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, ठीक है, ये इनकी राजधानी है सातवाहनों की। सातवाहनों के विषय में और भी कई इंपॉर्टेंट बात है।
सातवाहनों का जो सबसे पहला और प्रतापी शासक होगा वो होगा सतकर्णी, प्रथम प्रतापी शासक सतकर्णी। प्रथम हुआ। अगर सातवाहन वंश का टाइम पीरियड आप देखें कब से कब तक, तो ये 28 ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी तक इनका जो है 28 ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी तक शासन पीरियड रहा। ठीक है, बात कर रहा था प्रथम जो प्रतापी शासक हुआ वो सतकर्णी हुआ। इस वंश के जो शासक है अपने नाम से पूर्व इस वंश के शासक अपने नाम से पूर्व अपनी माता का नाम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है गौतमीपुत्र सतकर्णी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, इस तरह के नाम आपको इस वंश में मिलेंगे। और क्या विशेषता है इस वंश की, क्या सवाल मिलेगा आपको इस वंश से? इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ सबसे प्रभावशाली शासक, नाम है गौतमी, ये माता का नाम है, पुत्र सतकर्णी। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सबसे प्रभावी शासक रहा है। इसका टाइम पीरियड रहा है 103 से 102 से 129 तक ईस्वी तक रहा। ठीक है, और क्या विशेषता है इनके बारे में? बहुत बढ़िया सवाल बनेगा इनसे, इनके द्वारा शीशे के सिक्के, ये सवाल बनता है, सिक्के चलाए गए। एक तो इनकी राजधानी मैंने आपको बताया था प्रतिष्ठान, ये एक्सेप्टेड सवाल है। एक इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, ये एक्सेप्टेड है। एक इस वंश का संस्थापक, ये एक्सेप्टेड है। और एक ये बात कि इन्होंने शीशे के सिक्के चलाए, ये एक्सेप्टेड है। हाँ, शीशे के सिक्के। ये भी आपसे पूछ सकता है कि किस वंश के शासकों द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए। ये आपसे पूछ सकता है कि किस वंश के शासकों द्वारा अपनी माता का नाम अपने नाम से पूर्व लगाया जाता था। ये आपसे पूछ सकता है कि सातवाहनों द्वारा ऐसा काम किया गया है। ठीक है, अच्छा, और यहां से क्या आ सकता है? इस वंश के शासक वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इसे पुलवामी प्रथम भी बोलते हैं, द्वारा दक्षिण विजय की गई और इसी को प्रथम आंध्र सातवाहन शासक कहा जाता है। अपने दक्षिण क्षेत्र पर संपूर्ण विजय के बाद इस व्यक्ति को कर्नाटक का जितना क्षेत्र है इस पर अधिकार कर लिया इसने, और इस पर अधिकार के पश्चात इस व्यक्ति को प्रथम आंध्रवाहन शासक कहा गया, सातवाहन। ठीक है, आंध्र सातवाहन शासक। इस वंश का जो अंतिम शासक है पुलवामी तृतीय हुआ। ठीक है, और 3री शताब्दी के अंत तक इस वंश का शासन रहा। ठीक है, इसके पश्चात ये पूरा उत्तर मौर्य काल समाप्त हो गया। इसके पश्चात भारत में बाहरी आक्रमणों का क्रम चलेगा। आपने इससे पहले पढ़ा है कि भारत में होने वाला सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो कहाँ का हुआ? ईरानियों द्वारा किया गया।
ठीक है। उसके पश्चात सिकंदर महान भारत आया, उसने भारत पर हमला किया। उसके पश्चात मौर्य वंश की स्थापना हुई और जब तक मौर्य वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हो गया तब तक किसी बाहरी आक्रमणकारी की भारत में आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मौर्य वंश अपने ढलान पर जाएगा, बाहरी आक्रमणकारी भारत में आक्रमण करेंगे। पहला भारत में बाहरी आक्रमण करने वाले जो आक्रमणकारी होंगे वे यूनानी होंगे, जो भारत के पश्चिम क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाए हुए थे। यानी कि जो सेल्यूकस निकेटर के अधिकार में जो क्षेत्र होगा उससे यूनानी भारत में हमला करना प्रारंभ करेंगे, पहले हमला करने वाले। इस कारण से उन्हें हिंद यूनानी कहा गया, क्योंकि वे हिंदुस्तान के क्षेत्र पर अधिकार था उनका, तो हिंदुस्तानी भी रहे और यूनानी भी। इस तरह से भारत के सिंध प्रांत से पहला हमला हिंद यूनानियों द्वारा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आएंगे शक, जो मध्य एशिया से आएंगे, ठीक है, ईरान क्षेत्र से भी कह सकते हैं आप उन्हें। फिर पल्लव और सबसे अंत में कुषाण। उत्तर मौर्य काल के पश्चात भारत में कुछ हमले हुए, बाहरी आक्रमण, और उन आक्रमणों का जो क्रम है वो क्रम इस तरह से है। पहले भारत में जो आक्रमण हुआ वो हुआ हिंद यूनानी, नहीं वो ये हिंद यूनानी, अब बता रहा हूं मैं, आप जो बोल रहे हैं ना वो क्रम था 300 ईस्वी से पूर्व का, और ये क्रम है 190 ईस्वी पूर्व का, ठीक है। तो सबसे पहले हिंद यूनानी आक्रमण हुआ, इसे बैक्टीरिया यूनानी भी कहते हैं, बैक्टीरिया यूनानी। कारण ये है कि बैक्टीरिया यूनानी कहने का कारण ये है कि जिन शासकों ने पहला हमला करा और प्रभावशाली हमला रहा वो बैक्टीरिया के रहने वाले थे, इसलिए से बैक्टीरिया यूनानी कहा गया। अगर बात करें हम, आप जानते हैं मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य और एक यूनानी राजा की संधि हुई थी, ठीक है। और उस संधि के पश्चात जब तक मौर्य काल जो है अपने ढलान पर नहीं आया तब तक किसी यूनानी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण नहीं किया, ठीक है। और बात कर रहे हैं सेल्यूकस निकेटर, तो सेल्यूकस निकेटर की बात कर रहे थे हम आपसे। सेल्यूकस निकेटर का जो साम्राज्य था, का साम्राज्य जो था, आपने देखा और पढ़ा मौर्य काल में कि ये सिंध प्रांत और अफगानिस्तान में था, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र हमारे भारत में, ठीक है। इसके पश्चात सेल्यूकस निकेटर के पश्चात कोई हमला नहीं हुआ। सेल्यूकस निकेटर का जो साम्राज्य संभाला वो इसके पुत्र एंटीओकस प्रथम ने संभाला, और जितने साम्राज्य इसके पिता से मिला वो इसने अक्षुण्ण बना रखा, उसमें कोई इसने कटाव नहीं होने दिया। इसके पश्चात इस वंश का शासक आया एंटीओकस तृतीय। एंटीओकस तृतीय, ये एंटीओकस थर्ड के शासन काल में समस्या हुई और एंटीओकस के अधिकार से कुछ क्षेत्र जैसे काबुल, कंधार, ये क्षेत्र एंटीओकस के अधिकार क्षेत्र से बाहर चले गए। और ये हुआ कि पहली बार किसी यूनानी का अधिकार कुछ छोटे मोटे विद्रोहियों ने छीन लिया, और यहां से ये हुआ कि यूनानी जो है कमजोर होना शुरू हो गए। 190 ईस्वी में भारत पर पहला हमला, 190 ईस्वी में, हाँ चंद्रगुप्त के पास मिल गए थे। अब उसके पश्चात ये संधि थी, इनकी संधि के पश्चात इनके रिलेशन भी थे, तो उसके आधार पर इनके बीच में कोई विवाद नहीं हुआ। उसे लेकर कुछ क्षेत्र इनके पास रह गया और कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के पास रह गया। हाँ, ठीक है। तो मैं आपसे बता रहा था 190 ईस्वी में डेमेट्रियस ने हमला किया। डेमेट्रियस, और ये जो क्षेत्र है काबुल कंधार का, काबुल कंधार पंजाब प्रांत, जो सिंध क्षेत्र कहा जाता था, और उसके साथ साथ ये क्षेत्र इसने जो है अपने अधिकार में ले लिया डेमेट्रियस ने, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण डेमेट्रियस का हमला है, इसे भारत पर पहला हिंद यूनानी हमला कहा गया।
हिंद यूनानी हमला। ये व्यक्ति शासक था, स्थान है बैक्टीरिया का। इसी कारण से इसे बैक्टीरिया यूनानी हमला भी कहते हैं, यूनानी आक्रमण भी कहते हैं। ठीक है नहीं, सुनो मेरी बात, फिर समझो। सेल्यूकस निकेटर के अधिकार के क्षेत्र में था, अफगानिस्तान का क्षेत्र था, लेकिन ये जो काबुल कंधार क्षेत्र है ये भारत के अधिकार क्षेत्र में ही था। तो हुआ ये कि एंटियोकस प्रथम गद्दी पर बैठा तो उसने अपने पिता द्वारा मिले गए साम्राज्य को ऐसा का तैसे बना रखा। जब एंटियोकस तृतीय बैठा तो कुछ विद्रोहियों ने ये अधिकार क्षेत्र उसके छीन लिए। फिर इस यूनानी ने उन विद्रोहियों से और प्लस में भारत के कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया, जिसका नाम है डेमेट्रियस। यूनानी था तो यूनानी के आधार पर की गई कि डेमेट्रियस ने ऐसा कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। जो इस यूनानियों में सबसे फेमस जो आक्रमणकारी हुआ वो हुआ मिनांडर। ठीक है, मिनांडर ने जो भारत पर हमला किया वो किया 165 से 145। ये 190 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि ये 190 नहीं और 100, हाँ ठीक है, ईस्वी पूर्व है ये, ध्यान रखिए। और मिनांडर का हो गया 165 ईस्वी पूर्व से 145 ईस्वी पूर्व तक का शासन रहा। मिनांडर वो व्यक्ति है जिसके और नागसेन, मिनांडर और नागसेन, ये वही नागसेन है जो इस मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा देगा। तो मिनांडर के और नागसेन के बीच में नागार्जुन भी शायद इसका नाम कहीं कहीं जिक्र होगा। इन दोनों के बीच में वाद विवाद होगा कुछ प्रश्नों को लेकर, और जिसके सही आंसर नागसेन दे देता है। इस कारण इन दोनों के वाद विवाद पर एक पुस्तक बनी, पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्नो। ये पुस्तक इन दोनों के वाद विवाद पर, प्लस इसके साथ साथ ये नागसेन इसे बौद्ध धर्म की दीक्षा भी देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और इस वंश के कोई राजा जो है विशेष नहीं है, फेमस नहीं रहे इस पद्धति के या इस आक्रमण शैली के। ठीक है, एक बेनिफिट भारत को हुआ यूनानी आक्रमण से। यूनानी आक्रमण के कारण भारत में एक विशेष शैली का प्रचलन हुआ। इस शैली का नाम है हेलेनिस्टिक। जो यूनानी आए भारत में, यूनानियों द्वारा एक शैली दी गई, इसे कहा गया हेलेनिस्टिक शैली। हेलेनिस्टिक शैली ये एग्जैक्टली एक मूर्ति कला की विशेष शैली थी। बड़े बड़े पत्थरों को काट कर उन पर मूर्ति उकेरना, ये शैली की विशेषता थी। ये यूनानी शैली है और यूनान में यूनान के देवता है पोलो। पोलो की जो मूर्तियां हैं वो इसी शैली की बनी होती है। जब ये शैली भारत आई तो इसका नया रूप बना, और नया रूप बनकर इसका रूप बन गया गांधार कला। और इस गांधार कला में गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। सबसे अधिक आप इन फ्यूचर में आप देखेंगे तो इस कला का विकास सर्वाधिक कनिष्क के काल में होगा। कनिष्क के शासन काल में सबसे अधिक इस कला का विकास होगा। ठीक है, तो यूनानियों का भारत में आने का फेमस बात ये रही कि हेलेनिस्टिक शैली से गांधार कली का जन्म हुआ, और गांधार कली के जन्म होने से, शैली का जन्म होने से भारत में बुद्ध की, आप देखेंगे चीन की तरफ जाएंगे या भारत में और बहुत बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ। उस कारण से बौद्ध धर्म में एक नए पंथ का उदय हुआ। ये भी आप देखेंगे और ये भी आप पाएंगे फ्यूचर में। चौथी बौद्ध संगति होगी वो कनिष्क शासन काल में होगी, और वो इस बात का समर्थन भी करेगी गांधार कला का। ठीक है, तो मान के चलो कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। मैंने बात कर ली यूनानियों की, हिंद यूनानियों की। हिंद यूनानी के पश्चात भारत पे हमला हुआ शकों का। हाँ, तो क्या नाम है? वही है एथेंस। एथेंस अपने आप में एक जगह है, आप बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, मैं बात कर रहा था आपसे क्या, अब मैं बात कर रहा था अगले आक्रमणकारी की, वो आए शक।
ठीक है। शक भारत आए थे मध्य एशिया से। इस यहां आने वाले प्रथम और महत्वपूर्ण राजाओं में नाम है मो। इनका आने का कारण था चारे की खोज। ये चारे की खोज में भारत आए। भारत आने के पश्चात शकों ने 5 जगह अपनी राजधानी स्थापित करी। प्रथम राजधानी अफगानिस्तान में, दूसरी राजधानी पंजाब में, तीसरी राजधानी मथुरा में, चौथी राजधानी दक्षिण भारत में और 5वीं राजधानी इन्होंने अपनी स्थापित करी दक्कन के उच्च क्षेत्र में। इस प्रकार संपूर्ण भारत को अपनी 5 राजधानियों स्थापित करके संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। एग्जैक्टली ये जो शक थे ये मध्य एशिया से आए थे। चीन के ऊपर का क्षेत्र मध्य एशिया का क्षेत्र है, वहाँ से आए हुए लोग थे और ये किसी कबीले से निकले हुए लोग थे। ठीक है। जब इन्हें चारे की तलाश में भारत आए और भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करना शुरू करा तो संपूर्ण भारत पे 5 राजधानियां बनाकर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है। एक घटना घटी 58 ईस्वी पूर्व। एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित कर दिया और केवल उनकी पश्चिम में अफगानिस्तान की राजधानी छोड़कर बाकी सभी राजधानियां समाप्त हो गई और शक भारत से बाहर हो गई। ये रहेगी 4 शताब्दी तक। बाकी सारे शक भारत से बाहर हो गए और इस स्थानीय राजा ने, इसका नाम नहीं है लेकिन इसने इनको 58 ईस्वी पूर्व जैसे ही पराजित करके बाहर किया। इसके उपलक्ष्य में इसे उपाधि दी गई और इस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। इसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। आप पढ़ेंगे भविष्य में ये उपाधियां 14 उपाधियां होंगी, 14 लोगों को मिलेगी और जो सबसे महत्वपूर्ण उपाधि मिलेगी विक्रमादित्य की वो गुप्त राजा होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि मिलेगी। और क्या विशेषता है भाई इन? हाँ, सबसे पहली उपाधि से मिली थी। यहीं से उपाधि का शुरुआत हुई और इस कारण से जो है ये उपाधि फिर आगे जो राजा विशेष काम करेगा उसे मिलती चली जाएगी। ठीक है। मैं बात कर रहा था शकों की, तो शकों का जो सबसे फेमस राजा हुआ वो हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन जो है शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 130 से 150 ईस्वी। इसे रुद्रदामन प्रथम लिखो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। और विशेषता क्या है? इस व्यक्ति ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, आपको पता है मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करा रखा। ठीक है। इसने पुनः ठीक कराई। ये अर्ध शुष्क हो चुकी थी, आधी सूख चुकी थी, फिर इसने दोबारा से इसका निर्माण करवाया। उसके अलावा रुद्रदामन जो है गिरनार का शिलालेख, गिरनार का अभिलेख लिखिए। इसने गिरनार के अभिलेख को लिखवाया। पहले मैंने कहीं जिक्र कर रखा होगा, रुद्रदामन ने गिरनार के अभिलेख को लिखवाया। गिरनार के अभिलेख की विशेषता ये है कि ये संस्कृत भाषा का अभिलेख है। और यहां से एक बात विशेष समझ में आई कि जो रुद्रदामन है वो संस्कृत प्रेमी है और ये पहला ऐसा अभिलेख है उस काल में जो संस्कृत भाषा में आया, पूर्ण संस्कृत भाषा में आया, गिरनार अभिलेख। ठीक है। विशेष प्रतापी राजा था। इसके पश्चात कोई प्रभावशाली राजा शकों का नहीं हुआ। इसके पश्चात हम अगले आक्रमणकारी बढ़ेंगे। ठीक है। इसे मिटा दूं। इसके पश्चात पहलव आए।
पहलवों का कोई विशेष इतिहास भारत में नहीं बन पाया। बहुत छोटी सी बात है उनके बारे में, पहलवों के बारे में। उन्हें पार्थियन भी कहते हैं। या पार्थियन, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध व्यक्ति यहां इसने शासन किया वो था गोंड फार्नेसिस। ये व्यक्ति था जो सबसे फेमस पहलवों का शासक था, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि इसके शासनकाल में सेंट टॉमस भारत आए। और सेंट टॉमस किस लिए भारत आए? ये आए ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, बहुत छोटे समय तक इन लोगों का शासन रहा। उसके पश्चात भारत में कुषाणों का शासन हो गया, ठीक है। तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। और क्या है, अगर इनका एग्जैक्ट स्थान आप जानना चाहेंगे तो ये ईरानी थे, ये ईरानी व्यक्ति थे, ठीक है। इसके पश्चात चल पड़ो सीधा कहाँ? कुषाणों की तरफ। कुषाण आए। कुषाणों के विषय में ये कहा जाता है कि ये भी मध्य एशिया अथवा चीन प्रांत से आए हुए लोग थे। ये एक कबीले के 5 हिस्से हुए, ठीक है। जिन कबीलों के हिस्से हुए उन कबीलों को यूची अथवा तोखरी भी कहते हैं। इस कारण से ये नाम कुषाणों के यूची और तोखरी भी नाम है, ठीक है। और एक कबीला टूटकर भारत में आ गया, ठीक। और इस कबीले का जो प्रमुख था उसे आप जानते हैं कुजुल कन्फ्यूशियस। ये संस्थापक है किसका? कुषाण वंश का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है। और उसने भारत पे हमला करके एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ वो कौन हुआ? कनिष्क। कनिष्क जब गद्दी पर बैठा, ये घटना कब की है? कनिष्क गद्दी पर कब बैठा? 78 ईस्वी पूर्व, सॉरी 78 ईस्वी में, ठीक है। 78 ईस्वी में गद्दी बैठा। और इसे ही क्या कहा जाता है? शक संवत। पढ़ा कि नहीं पढ़ाई गई? वेरी गुड। जब कनिष्क गद्दी पर बैठा 78 ईस्वी में, तो इस टाइम पीरियड को शक संवत कहते हैं। इसी के आधार पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग बना है, इसी टाइम पीरियड के आधार। यही से भारत का राष्ट्रीय पंचांग प्रथम दिन के आधार पर शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ईस्वी वाला कैलेंडर है उससे हम 78 वर्ष आगे हैं। 78 ईस्वी हो गया ना, 78 वर्ष आगे चल रहे। समझ में आई बात? हम उसके 78 वर्ष पहले, यानी कि हमारे उसके टाइम पीरियड में से अगर 78 घटा देगा तो भारत के राष्ट्रीय पंचांग का समय निकल आएगा। बोलो समझ में आई क्या बात? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब बात करते हैं कनिष्क की। आप जानते हैं कनिष्क के टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ? बौद्ध संगीति हुई। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति, बिल्कुल ठीक। और क्या अभी बताया मैंने? कंधार कला का, कंधार या गंधार कला का स्वर्णिम विकास हुआ, ठीक है। और क्या हुआ? महान सिल्क मार्ग का निर्माण हुआ। ये क्या था, इसके बारे में समझिए। ये एक ऐसा मार्ग है, महान सिल्क मार्ग, जो चीन को पश्चिम से जोड़ता है। महान सिल्क मार्ग जो है ऐसा मार्ग है जो चीन को जोड़ता है पश्चिम से, ठीक है। और ये मार्ग
कनिष्क के अधिकार क्षेत्र में और कनिष्क के नियंत्रण में था। इस मार्ग से होने वाले व्यापार को कनिष्क को ऋण देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, प्लस कनिष्क इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करता था। आक्रमणकारी लुटेरे कोई लूटपाट ना करे, इसके लिए कनिष्क इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को, ठीक है। और ये मार्ग चीन को पश्चिम से जोड़ता था, इसलिए ये महत्वाकांक्षी, ये आज भी चीन के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग है। चीन आज भी कोई ऐसा मार्ग खोजने के प्रयास में है कि ऐसा मार्ग चीन से निकले जो चीन और पश्चिम को जोड़ दे। स्थल मार्ग की बात कर रहे हैं, वैसे तो चीन जाता रहता है, तो वो मार्ग भारत से होकर जाएगा और जो किसी परिस्थिति में संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो है मैंने आपसे बात कर ली इसकी। अब बात करते हैं कनिष्क के दरबारी, इसके दरबारियों का जिक्र आ जाता है। इसके दरबार में था चरक, इसने किताब लिखी चरक संहिता। ये वैद था, आयुर्वेद का ज्ञाता था और बहुत अच्छा विद्वान भी था, ठीक है। तो कनिष्क का एक दरबारी हो गया चरक, कनिष्क का एक दरबारी हो गया क्या, एक दरबारी आपका कनिष्क का हो गया, कनिष्क का दरबारी जो है इधर लिखे होंगे मेरे पास कहीं, हाँ, ये हो गया अश्वघोष। इसने बौद्ध धर्म की एक पुस्तक लिखी, हाँ, उसका बुद्ध चरित्र कह लो आप उसे बौद्ध धर्म का, हाँ, इसने किताब लिखी बुद्ध चरित्र। इसे एग्जैक्टली बौद्ध धर्म की रामायण कहते हैं या बौद्धों की रामायण। आपसे ये पूछ सकता है कि बौद्धों की रामायण किसे कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और कौन आएगा, नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन भी कनिष्क का दरबारी था। नाम सुना इसका, क्या काम है, नागार्जुन, भारत का आइंस्टीन ये कहा जाता है नागार्जुन को। ये इसका दरबारी था, उस समय का वैज्ञानिक कह सकते हैं आप। इसने जो लिखी वह लिखी माध्यमिका सूत्र, इसकी किताब जो है वह है माध्यमिका सूत्र, माध्यमिका सूत्र, ठीक है। कनिष्क के विषय में कहा जाता है कि उसके दरबार में 8 विद्वानों का एक संगठन था, जिसे कनिष्क का अष्टांग, विद्वान अष्टांग कहा जाता है, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक जो था, ये भी आपसे पूछ सकता है, तो अंतिम शासक जो है बच्चों वो है वासुदेव। और इसके पश्चात हम भारत में पढ़ेंगे कौन सा काल, गुप्त काल। इसके पश्चात भारत में गुप्त काल का उदय होगा, इसके विषय में पढ़ेंगे हम कल। हाँ निकलती है बिल्कुल, ठीक है। ये जो सवाल कह रहा है, एक मथुरा से एक मूर्ति मिली जिसमें एक व्यक्ति युद्ध की वेशभूषा में खड़ा है, और वो मूर्ति जो है वो कनिष्क की कही जाती है। एक्सेप्टेड सवाल नहीं है, तुम्हारे यहाँ बहुत रेयर चांसेस है कि सवाल पूछे, थोड़ा सा लेवल हाई। इसे पीसीएस वगैरह की परीक्षा में पूछ सकते हैं कि ये मूर्ति किस व्यक्ति की है जो मथुरा क्षेत्र से निकली, जो युद्ध की वेशभूषा में खड़ा है, तो वो व्यक्ति कनिष्क है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलो ठीक है, आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।